चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है संगम एज के बारे में। इसके पहले का वीडियो जो साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में था, आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, जाकर उसको देख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे कहूंगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। संगम एज, देखिए नाम से ही पता चल रहा है संगम। संगम मतलब होता है समागम, मिक्सचर। यहां पर तीन बड़ी डायनेस्टीज जिसका नाम है चोला, चेरा और पांड्यास, ये डायनेस्टीज थी जो आपस में इंटरमिंगल करी, आपस में मिक्स हुई। और इन्हीं डायनेस्टीज के बीच में जो लिटरेचर था उसे बोलते हैं हम लोग संगम एज या संगम लिटरेचर। बेसिकली इसका टाइम जो था वो 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी सीई तक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। अब यहां पर एक डायनेस्टी आपको मिलेगी जिसका नाम है चोला डायनेस्टी। अभी साउथ इंडियन किंगडम्स में आपने पढ़ा था, तो यहां पे चोला डायनेस्टी से कंफ्यूज मत होइएगा, वो लेटर चोला डायनेस्टी थी। यहां पर हम लोग अर्ली चोलास के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो अर्ली चोलास हैं ये टोटली डिफरेंट हैं और ये जो चोलास हैं इन्हें एंशिएंट चोलास के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, जब भी कभी एंशिएंट चोलास या संगम चोलास के बारे में बात होगी तो वो थे इस समय, और यहां पर चोला डायनेस्टी नहीं थी, क्योंकि अगर टाइम पीरियड देखें तो आपको टाइम पीरियड में डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। अब देखिए ये डायनेस्टी थी कहां पर। बेसिकली ये डायनेस्टी साउथ इंडिया किंगडम्स के ही पास में थी। इसमें जो चोलास थे ये आपके तमिलनाडु के एरिया से लेकर लगभग श्रीलंका के एरिया में थे। जो पांड्यास थे ये लगभग आपके तमिलनाडु, मदुरई के और इधर साइड पे थे, जो आपका आंध्र प्रदेश तक के एरिया में जाता है। इसके पास जो चेरास थे ये थे आपके केरला में। अब देखिए जो आपका पूरा का पूरा एज है संगम एज, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इसे माना जाता है क्योंकि यहीं से हमें लिटरेचर मिलता है जो बताता है कि कैसी लाइफस्टाइल थी, कैसा लोगों का आर्किटेक्चर था और कैसे लोगों का लाइफस्टाइल और रहन सहन था। यहां पर द्रविडियंस यानी कि तमिलियंस बहुत बढ़ चढ़कर सामने आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था जो तमिल लिटरेचर के लिए एक जिसको बोलते हैं स्वर्णिम एज या गोल्डन पीरियड की तरह सामने आता है। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये जो डायनेस्टी थी ये फ्लरिश की आपकी 6th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी सीई तक, क्योंकि लगभग 1200 साल का ये समय है। बहुत से लोग इसे 3 सेंचुरी बीसी से 3 सेंचुरी सीई तक भी बोलते हैं, लेकिन एलैबोरेटेड फॉर्म में इसको यहां तक माना जाता है। यहां पर 3 बड़ी संगम असेंबलीज की बात होती है। संगम असेंबलीज क्या थी? यहाँ पर असेंबली मतलब होता है समागम। बोला जाता है यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी ये तमिल लैंग्वेज थी, जो संस्कृत लैंग्वेज से ही निकली है। और कहा जाता है महर्षि अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। महर्षि अगस्त जो थे, जिन्हें शिव का रुद्र अवतार भी कहा जाता है, ये हेड थे या चेयरमैन थे पहली 2 असेंबलीज की। जो पहली असेंबली हुई थी संगम एज की, वो असेंबली मानी जाती है कि भगवानों ने भी अटेंड की थी। इवन लॉर्ड शिव भी आए थे और इसको अटेंड किए थे और अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को दिया था। लेकिन हमारे पास पहली असेंबली का कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, तो याद रखिएगा पहली असेंबली का कोई लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस जो सेकेंड असेंबली हुई इसके भी हेड और चेयरमैन जो थे महर्षि अगस्त थे। पहली असेंबली का तो कोई भी लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेकेंड असेंबली से एक लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है और वो सबसे एंशिएंट लिटरेचर है तमिल। याद रखिएगा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि एंशिएंट तमिल लिटरेचर कौन सा है, तो वो है तोलापियम, और इसको लिखने वाले भी तोलापियम ही हैं। यहां माना जाता है कि ये तमिल लैंग्वेज के बारे में सब कुछ कंटेन करता है। इसके बाद आता है थर्ड संगम असेंबली, जिसके आपके सारे के सारे हमारे पास टेक्स्ट और लिटरेचर्स अवेलेबल हैं और इसके जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो थे तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि पोएट हुए हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इनकी स्टैचू आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो आपको कन्याकुमारी में मिल जाएगा, वहां पर एक लगी हुई है इनकी बहुत बड़ी सी स्टैचू।
अब मैं पिक भी अटैच कर दूंगा। ये जो तिरुवल्लुवर थे, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था जिसका नाम था तिरुकुरल। तिरुकुरल इन्होंने किया और बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, इसको बाइबल ऑफ साउथ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, ये जो लिटरेचर पोर्शन था इसमें पंपा पोनाराना ये कन्नड़ लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। महर्षि कंबन, इन्होंने रामायण को तमिल में ट्रांसलेट किया और लिखा, और ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो रिनाउंड पीरियड था तमिल लिटरेचर के लिए और संगम लिटरेचर के लिए। यहाँ पर लाइफस्टाइल जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, लोग सुख समृद्धि से जीते थे। जो यहाँ पर ट्रेड था वो माना जाता है कि फॉरेन कंट्रीज से, इवन रोमन एम्पायर तक के साथ ट्रेड था। चोलास का ट्रेड जो था वो कॉटन में था, याद रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि चोला किस चीज में ट्रेड करते थे, तो कॉटन में ट्रेड करते थे। और जो पांड्यास थे ये ट्रेड करते थे पर्ल्स में, पर्ल्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह में, मोती में डील करते थे। और इसका हमें जो उल्लेख मिलता है वो मेगास्थनीज की इंडिका में भी मिलता है, साथ ही साथ वेद पुराण और रामायण और महाभारत में भी इसका जिक्र है। और जो चेरास थे ये स्पाइसेस यानी कि मसालों के सौदागर थे। अब यहां पर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो लिटरेचर है ये हमें एक थ्रो करता है लाइट वहां पर कैसी थी। ये एंशिएंट हिंदूज थे, यहां पर हिंदुइज्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। भगवान शिव बहुत इंपॉर्टेंट डाइटी की तरह सामने आए, उनके पुत्र कार्तिक जिन्हें मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है, ये साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट गॉड की तरह सामने आए। इवन हमारे रिलीजियस और माइथोलॉजिकल लिटरेचर में भी माना गया है कि शिव ने कार्तिकेय को साउथ की जिम्मेदारी दी थी कि वो साउथ में दुष्टों का नाश करें, दानवों का नाश करें और सुख समृद्धि को फैलाएं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो आपके दो इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स आते हैं वो है एक मेगालिथ्स और एक है हेरोलिथिक्स। मेगालिथ्स क्या होता है? मेगालिथ्स आपके ज्यादातर ब्यूरियल ग्राउंड्स के पास बने हुए रॉक के स्ट्रक्चर्स हैं। ये कैसे स्ट्रक्चर हैं? ये रॉक्स के इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको रॉक को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया और यहाँ पे सीमेंट और मोटार का यूज नहीं किया गया, याद रखिएगा। ये मेगालिथ्स इवन रोमन एम्पायर में भी मिलते हैं। यहाँ पर मोटार या सीमेंट का कोई यूज नहीं होता, एक के ऊपर एक पत्थर को रखकर उसे एक दूसरे, मतलब कई बार क्या किया जाता है पत्थरों को काट करके उन पे कट करके एक दूसरे पे फंसाया जाता है, लेकिन सीमेंट और मोटार का बिल्कुल यूज नहीं करते। और आज भी मेगालिथ्स हमारे अवेलेबल हैं, ये ब्यूरियल ग्राउंड्स के पास संगम एज में मिलते हैं। अब बात करते हैं हेरोलिथिक्स के बारे में या हेरोलिथ के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक आपका है। यहां पर देखिए हेरोलिथ होता क्या है। ये एक तरह की दंत कथाएं हैं या फोक टेल्स हैं, जिसे लोक कथाएं भी कहते हैं। जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े हीरो जैसा काम किया, जिन्होंने बड़ा काम किया, जिनके बारे में लोगों को सुनाया जाता है, बताया जाता है कि वो उससे इंस्पायर हों, उन जैसा काम करें, उनकी दंत कथाएं प्रचलित हुई, उसे हेरोलिथ्स भी कहते हैं। जो आज तक आपने अपने दादी नानी से बुना हो ना किस्से कहानियां सुने होंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और आपने इसमें से वैल्यूएबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस भी जानी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाकर सारे लेटेस्ट वीडियोस का आनंद लें। अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।